आज की हमारी क्लास का विषय है, अभी हाल ही में चर्चा रहा विषय एक अग्निपथ योजना सरकार की, जिसमें व्यापक प्रदर्शन भी किए गए। इसका एक समग्र विश्लेषण इस क्लास में हम प्रस्तुत करेंगे, जो विभिन्न परीक्षाओं में मुख्य परीक्षा जो सिविल सर्विसेज की है या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है, आगामी मुख्य परीक्षा 2022 पीसीएस इसमें आ सकती है और प्रारंभिक परीक्षाओं में इसके फैक्ट्स आ सकते हैं। तो इसका एक समग्र विश्लेषण इस वीडियो में हम करेंगे। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शरण आईएएस। अग्निपथ योजना एक विश्लेषण। अग्निपथ योजना एक विश्लेषण। सबसे पहले देखते हैं कि ये विचार या ऐसी प्रस्तावना सरकार अचानक लाई है कि इसका प्लान पहले से बन रहा था। तो हम जानते हैं कि 1962 का जो चीन युद्ध हुआ था भारत का और कारगिल युद्ध, ये दोनों बहुत दुर्गम क्षेत्रों में लड़े गए थे। दोनों युद्ध बहुत दुर्गम क्षेत्रों में लड़े गए थे। ऐसे में यहाँ पर जो 40 साल का सैनिक है, 45 साल का सैनिक है, 35 साल का सैनिक है और एक 22 साल का सैनिक है, 18 साल जो इसकी जो एज है 22, 23, 24 इस साल का जो सैनिक है, इतनी उम्र का जो सैनिक है, इसमें अंतर आएगा क्योंकि इनकी ऑक्सीजन इंटेक अच्छी होती है, इनकी जो पावर होती है, इनके सरवाइव करने की जो संभावना होती है। दुर्गम क्षेत्रों में ये अधिक उम्र वाले लोगों को जो एज जनित बीमारियां होती हैं या एज जनित जो फैक्टर्स होते हैं बॉडी के, वो नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे में कमी लगी कि हमें हमारी सेना और यंग होनी चाहिए और इससे कारगिल युद्ध में हमारी कैजुअलिटी कम होती या 1962 के युद्ध में हमारी कैजुअलिटी कम होती और एक और सशक्त या ये कह सकते हैं कि कम नुकसान से हम अधिक प्राप्त कर सकते थे इन युद्धों में। तो वहीं से ये विचार आया कि हमारी सेना और यंग होनी चाहिए और सशक्त होनी चाहिए और तरुण होनी चाहिए। तो इसी को विचार में रखते हुए सेना में 2 साल पहले एक प्रस्ताव आया। सेना और सरकार ने एक प्रस्ताव रखा कि सामान्य नागरिकों को 3 साल के लिए टूर ऑफ ड्यूटी के रूप में नियोजित किया जाए सेना में। 3 साल के लिए जो स्वैच्छिक होगा, लेकिन उसके मानदंड जो चयन के मानदंड है वो सेम रहेंगे। और 2020 में ऐसे प्रस्ताव पर विचार किया गया कि 3 साल के लिए सामान्य नागरिकों के लिए व्यवस्था की जाए। और फिर 2 साल पहले जो ये व्यवस्था थी 2022 में जून 2022 में अग्निपथ योजना के रूप में ये भारत के ये नागरिकों के सामने आई, जिस पर व्यापक प्रदर्शन हुए। हालांकि सरकार जो 2014 में गवर्नमेंट आई है, इसने व्यापक सुधार की व्यवस्था पहले शुरू कर 2014 में आते ही उसने 1 रैंक ऑन पेंशन योजना लागू की, जिसकी तारीफ भी हुई और जिसका फ़ायदा भी हुआ सेना को। तो 1 रैंक ऑन पेंशन के साथ ही ये योजना व्यापक सुधार, जो सेना में व्यापक सुधार की अभी तक नहीं हुई थी, व्यापक सुधार के रूप में एक आगामी कदम के रूप में ये व्यवस्था लागू की गई है और अग्निपथ योजना उसी का एक कदम है। इसमें इसके जो अग्निपथ योजना के जो प्रमुख प्रावधान हैं उसके हम वो देख लेते हैं क्या क्या है। इसमें सबसे पहले जल सेना, थल सेना और वायु सेना तीनों के लिए नियुक्तियां होंगी। जल, थल और वायु सेना के लिए पहली बार ये 45,000 लोगों को नियुक्त किया जा रहा है। इनको 4 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा। कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा इनको। इसमें से 25% 15 साल के लिए पुनर्नियुक्त के पात्र होंगे। 15 वर्ष के लिए पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे। शेष जो है वापस आएंगे और इनको जो मानदेय दिया जाएगा 4 साल में, पहले साल में इनको जो मिलेगा 4 पैकेज वार्षिक होगा 4.6 लाख प्रथम वर्ष में और चौथे वर्ष में ये बढ़ करके 6.92 लाख तक हो सकता है।
4 साल बाद जो रिटायर हो गया, 4 साल बाद जो सेना छोड़ेगा, जब 4 साल के बाद इनको 11.4 वर्ष बाद 11.71 लाख रुपए टैक्स फ्री, ये टैक्स फ्री होगा, ये दिया जाएगा। और इनको वहाँ से फिर 4 साल के बाद इनको रिटायर कर दिया जाएगा। ये प्रावधान है। इसके अलावा गैर अंशदायी बीमा कवर है, जिसमें आपको सेना कुछ नहीं देना होगा। इसमें बीमा कवर, ये इसमें एक प्रावधान और है कि इसका जो पैसा इनको मिलेगा, इसका 30% इनको जो है सेवानिधि में जमा करना होगा। सेवानिधि में जमा करना होगा, और उतना ही प्लस सरकार भी 30% ही उसमें अंशदान करेगी, सरकारी अंशदान। ये जो है यही मिल करके 11.71 लाख रुपए 4 वर्ष बाद इनको मिलेगा। गैर अंशदायी बीमा योजना के बारे में बता रहे थे, इसमें कुछ देना नहीं है। इसका 48 लाख रुपए ये बीमा रहेगा। अगर कोई शहीद होता है, शहीद होने की स्थिति में 48 लाख ये मिलेगा, और 44 लाख ये मिलेगा मुआवजा। और इसके अलावा शेष वेतन, जब शहीद होगा उसके बाद जो उसका शेष वेतन जो बचा रहेगा, वो शेष वेतन मिलेगा। ये लाभ मिलेंगे। अगर कोई शहीद होता है तो इतना ये लाभ दिया जाएगा। ये प्रावधान है। इसके अलावा जो जैसे जो अन्य चीज़ें हैं, इसकी अन्य चीज़ों में जो है इसके लाभ क्या है? सरकार ने ऐसा क्यों किया? लाभ तो एक तो तरुण सेना, इसके अलावा जो यंगस्टर्स जाएंगे, जो उनको ट्रेनिंग पैटर्न होगा, वो नई नई तकनीक सीखते जाएंगे, तकनीकी रूप से कुशल होंगे। अभी हमने बताया कि भारत पाक और भारत चाइना की जो बॉर्डर है, एक लंबा बॉर्डर, बहुत दुर्गम क्षेत्र है। उन दुर्गम क्षेत्रों में होने के लिए एक तरुण सेना चाहिए। भारत पाक और भारत चाइना, भारत चीन, दुर्गम क्षेत्र में सेवा के लिए एक ये क्षेत्र तरुण सेना चाहिए। इसके लिए एक तरुण सेना चाहिए। और हमारी जो सेना है, इसमें 25 वर्ष से कम जो हैं, 25 वर्ष से कम 19% ही लोग हैं। 19% लोग, जो कम है, बहुत कम है। ठीक। और 36 से 40 वर्ष के बीच वाले जो सेना में हैं, वो भी 19% है, जो ज़्यादा है। ये कम होना चाहिए। इसको मैनेज किया जा सकता है इससे। इसके अलावा हमारा रक्षा बजट है। रक्षा बजट का आधा कहाँ जाता है? सैनिकों के पेंशन में। पेंशन में खर्च होता है। और अनुसंधान का बजट जो रक्षा अनुसंधान का बजट जो है, ये 5% है। अब जहाँ रक्षा बजट का आधा सैन्य पेंशन पे जा रहा है और 5% केवल अनुसंधान पे जा रहा है, तो सेना आधुनिक नहीं हो सकती है। तो ऐसे में इस चीज़ को अग्निपथ योजना से मैनेज किया जा सकता है। अग्निवीरों की नियुक्ति से इसको मैनेज किया जा सकता है।
और इसके अलावा जो यहाँ से निकलेंगे 4 वर्ष बाद सेवानिवृत्ति के बाद एक कुशल सशक्त एक कार्यबल हमें प्राप्त होगा, जो हमारे विभिन्न सेवाओं में नियोजित किया जा सकता है। विभिन्न जैसे रक्षा सेवाओं में, बैंकों में या अन्य जगहों पर चूँकि ये मल्टी स्किल्ड होंगे और सशक्त होंगे, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से सशक्त होंगे, तो इन्हें नियुक्त किया जा सकता है और ये अपना कार्य बहुत आसानी से समाज में अच्छी सेवा कर सकते हैं। सामाजिक रूप से ये अपना दायित्व को अलग निर्वहन कर सकते हैं। अगर ये सेना में ना जाते तो हो सकता है कुछ लोग वो उतनी सशक्त या उतनी कुशलता से वो कार्य ना कर पाते और जीविका के लिए आधे लोग भी उतने सशक्त रूप से अपने आप को स्थापित नहीं कर पाते समाज में। लेकिन अब ये समाज के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं और समाज में एक अपनी अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। ये इसके लाभ जो हैं ये हैं। इसकी आशंकाएं क्या हैं, क्यों लोग इसका विरोध कर रहे हैं? इसमें जो इनकी आशंकाएं हैं, पहली तो ये है 4 वर्ष बाद ये अपने समकक्षों से पिछड़ जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि 4 वर्ष बाद ये हाई स्कूल एंटर करके गए हैं तो इनकी जो शिक्षा का प्रावधान, अगर ये शिक्षा लेते भी हैं उसके बाद भी नौकरियों में अन्य समकक्षों से कोई हायर जगहों पर इनके समकक्ष पहुंच जाएंगे। हो सकता है ये आगे ये ना कर पाएँ। दूसरा, ये इनके लिए फिर पुनः नौकरी प्राप्त करना, पुनः सेवा में जाना कठिन होगा। तो सेवा में पुनः जाने के लिए इनको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। ये इनका कहना है कि जो अगर हम 4 वर्ष सेना में दे करके आएंगे तो अगर हमें पुनः किसी और सेवा में नियोजित होना, तैयारी करना हो, पढ़ाई छूट चुकी होगी तो पुनः पढ़ाई करनी हो तो बहुत ही टिपिकल काम होगा और ये भविष्य के लिए इनके ठीक नहीं है और भविष्य इनका आगे का अंधकारमय हो जाएगा। लेकिन सरकार ने ये प्रावधान किया है कि मुक्त विश्वविद्यालय इनकी उच्च शिक्षा का प्रावधान करेंगे। आगे ये व्यवस्था की जा सकती है कि जो उच्च शिक्षा अगर अग्निवीर कोई प्राप्त करना चाहे तो उसके लिए कट ऑफ रैंक नीचे कर करके उसको प्रवेश दे दिया जाए। इसके अलावा ये भी व्यवस्था हो सकती है, सरकार ये भी कर सकती है कि जो एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं उनके लिए कुछ वर्षों तक जीएसटी या अन्य टैक्सों में छूट दी जाए, उनको और सुविधाएं प्रोवाइड की जाएं, बैंक से लोन दिए जाएं। इस तरह से ये व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। अब इसमें जो है जो सरकार ने अन्य प्रयास किए हैं, सरकारी प्रयास जो है इनके उसके लिए जो है सरकारी प्रयास जो किए गए हैं, इसमें 10% रक्षा मंत्रालय में आरक्षण दे दिया गया है। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय प्लस ये 16 सार्वजनिक उपक्रमों में, ठीक। इसके अलावा 10% CAPF, CRPF, ITBP, अन्य सेवाओं में, अन्य अर्धसैनिक सेवाओं में आरक्षण। इसके अलावा असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा आदि सरकारों ने भी अपने यहाँ नौकरियों में इनको आरक्षण देने का प्रावधान किया है। कहने का समग्रता से अर्थ ये है कि जो इस तरह के प्रावधान भारत में पहले नहीं है। अमेरिका में भी टूर ऑफ ड्यूटी के रूप में सामान्य नागरिकों को 3 साल की सेवा करने का अवसर मिलता है और ये जाकर के समाज में अपने
अपने जो अनुभव है सेना का उसका महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और इसका बहुत लाभ अमेरिका को मिल रहा है, अन्य देशों में है, उनकी सेना अन्य देशों से तरुण है। भारत में भी इस तरह के प्रावधान, इस तरह के प्रयोग करने में कोई बुराई नहीं है। अगर इस तरह के प्रयोग किए जाते हैं तो भविष्य में देश के लिए, समाज के लिए अत्यंत हितकारी है और समाज को इसका लाभ मिलेगा, देश को इसका लाभ मिलेगा, सेना को इसका लाभ मिलेगा और लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि वो 25% जो नियमित नियुक्ति है वो तो हो ही रही है, 25% नियुक्ति किए ही जाते हैं। बाकी लोग भी एक स्किल्ड पर्सन के रूप में तैयार होंगे, जो अगर ये ना योजना आती तो ऐसा संभव नहीं हो पाता कि 25% जो 75% है वो स्किल्ड हो पाते। वो हो सकता है संघर्ष करते करते बहुत सारे लोग उसमें जॉब से वंचित रह जाते और एक अच्छे अनुभव से वो लोग, उन लोगों को आजीवन वंचित रहना पड़ता। एक अच्छा लाइफ स्टाइल प्राप्त करेंगे सेना में जाकर के, एक अच्छा जीवन प्राप्त करेंगे, एक अच्छा थिंकिंग लेवल प्राप्त करेंगे, ये सब चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।